गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स की क्लास में आपका स्वागत है। हमारी जो अगली यूनिट है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, यानी किसी अर्थव्यवस्था में इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का निर्धारण किस प्रकार होता है उसके बारे में हमें इस यूनिट में पढ़ना है। क्लासिकल अर्थशास्त्री जैसे एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, जे.बी. से और अन्य के द्वारा डेवलप किया गया थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट का जो जे.बी. का लॉ है, बाजार लॉ जिसे कहा जाता है, उसके अनुसार किसी भी वस्तु की पूर्ति अपनी मांग को स्वयं पैदा कर लेती है, यानी द सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड। तो इसके अनुसार इकोनॉमी में किसी प्रकार की ना तो ज़्यादा पूर्ति होती है ना ही ज़्यादा मांग होती है, यानी जितनी भी टोटल सप्लाई होती है वो टोटल डिमांड के बराबर होती है। और यही जो लॉ है, मार्केट लॉ, ये आधार था जो क्लासिकल थ्योरी थी डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट की, उसका। तो इस लॉ के हिसाब से इस तरह ये पता चलता है कि इकोनॉमी में किसी भी प्रकार का ना तो अधिक उत्पादन होता है यानी ओवर प्रोडक्शन होता है किसी भी कमोडिटी के, ना ही जो भी अल्प उत्पादन है वो होता है। तो लगभग इसी तरह की धारणा जो इन क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने दी थी 150 साल से भी अधिक तक चलती रही। लेकिन जो 1930 के दशक में महामंदी आई थी विश्व में, उस महामंदी ने जो भी ये धारणा थी उस धारणा को गलत सिद्ध कर दिया कि जो भी कमोडिटी की सप्लाई होती है वो अपनी डिमांड को स्वयं पैदा कर लेती है। क्यों? क्योंकि इस महामंदी के दौरान कमोडिटी की जो मात्रा है, सप्लाई है, वो तो थी, लेकिन डिमांड नहीं थी कमोडिटी की वजह से, जिसकी वजह से एक विश्व में अनेक देशों में जो रोजगार का स्तर था वो बहुत ही कम हो गया। इसी के साथ साथ उस संबंधित देश का इनकम का स्तर भी बहुत कम हो गया और पूरे विश्व में निराशा का वातावरण फैल गया और लोगों में निराशा छाई हुई थी कि अब कोई भी किरण नहीं दिख रही है इस संबंधित समस्या से निकलने के लिए। उसी दौरान एक महान अर्थशास्त्री आए और उन्होंने इस संबंधित समस्या से, जो ग्रेट डिप्रेशन की समस्या है, उससे छुटकारा दिलाने का रास्ता सुझाया। यानी वो एक वैश्विक लेवल पर एक सेवियर के रूप में सामने आए और उनकी जो बुक है जिसका नाम है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, जिसका प्रकाशन 1935 में किया गया था, उसमें इस संबंधित समस्या को किस प्रकार से दूर किया जा सकता है उसके बारे में बताया गया। और उन्होंने जो डिमांड थी उससे अलग एक एग्रीगेट डिमांड का कॉन्सेप्ट था अलग किया, और इसी के साथ साथ जो इंडिविजुअल इनकम थी उस कॉन्सेप्ट से जो नेशनल इनकम है उस संबंधित कॉन्सेप्ट को भी अलग किया। क्लासिकल अर्थशास्त्रियों का मानना था कि जो इंडिविजुअल के संदर्भ में सही है वही चीज़ जो एग्रीगेट है उसके भी मामले में भी सही होगी, जो कि महामंदी के दौरान सही साबित नहीं हुई। और वही सुझाया किसके ने, बिल्कुल सही, जे.एम. कीन्स ने, कि ये दोनों कॉन्सेप्ट एक नहीं हैं, अलग अलग हैं और इनको अलग अलग तरीके से ट्रीट किया जाना चाहिए। तो रेगनर नर्स एक अर्थशास्त्री हुए हैं, महान अर्थशास्त्री थे, उन्होंने इंडिविजुअल के लिए शब्द दिया माइक्रो इकोनॉमिक्स और जो एग्रीगेट था उसके लिए उन्होंने मैक्रो इकोनॉमिक्स नाम दिया। तो इस यूनिट में हमें जो केन्स की थ्योरी है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट वाली, उसके बारे में पढ़ना है। तो चलते हैं, इसको आज के लेक्चर में शुरू करते हैं। तो उसके अंतर्गत हम लोगों को सबसे पहले पढ़ना है एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, और जो भी रिलेटेड कॉन्सेप्ट हैं उनके बारे में जानना है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट को। सबसे पहले हम समझते हैं कि एग्रीगेट जो डिमांड है वो क्या होती है, यानी मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। तो एग्रीगेट डिमांड को समझते हैं। इट रेफर्स टू द टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस which all the sector of an economy are planning to buy at a given level of income during a period of an accounting year.
इसका अभिप्राय ये है कि एक अकाउंटिंग ईयर के दौरान जो भी इकोनॉमी के सेक्टर हैं वो फाइनल गुड्स एंड सर्विस पर कितना उन्हें बाय यानी खरीदने का प्लान बना रहे हैं। यहाँ एक चीज़ आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, यहाँ बात की जा रही है खरीदने के प्लान की। यहाँ वास्तव में उन्होंने अभी खरीदा नहीं है। तो जो भी सेक्टर हैं इकोनॉमी के वो अलग अलग हो सकते हैं। हो सकता है अगर क्लोज्ड इकोनॉमी में तो 2 सेक्टर इकोनॉमी हो सकती है, अगर गवर्नमेंट साथ में इन्वॉल्व है तो 3 सेक्टर इकोनॉमी हो सकती है, और अगर एक्सटर्नल सेक्टर भी इन्वॉल्व है तो ये 4 सेक्टर इकोनॉमी हो सकती है, जिसे हम लोग बाद में समझते हैं। तो इस प्रकार से जो समग्र मांग होती है, एग्रीगेट डिमांड होती है, उसका अभिप्राय होता है कि एक समयावधि के दौरान जो इकोनॉमी के सभी सेक्टर हैं वो कितना खर्च करने की योजना बना रहे हैं। अब हम लोग आगे समझते हैं कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। तो इसके जो घटक हैं उसके बारे में जानते हैं। कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड, इसको शॉर्ट में एडी बोलते हैं, इन ओपन इकोनॉमी। तो ये खुली अर्थव्यवस्था में, खुली अर्थव्यवस्था का आशय होता है, तात्पर्य होता है कि अगर जो भी इकोनॉमी है वो दूसरी इकोनॉमी से विश्व की जुड़ी हुई है तो ऐसी इकोनॉमी को खुली अर्थव्यवस्था बोलते हैं, ओपन इकोनॉमी बोलते हैं। यानी इसमें एक्सटर्नल जो सेक्टर होता है, बाह्य क्षेत्र होता है, वो शामिल होता है। तो ऐसी इकोनॉमी में 4 कंपोनेंट होते हैं। तो उनको देखते हैं कौन कौन है। बिल्कुल सही, प्राइवेट हाउस होल्ड, इसी को हाउस होल्ड भी बोला जाता है। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसको सी से डिनोट करते हैं। दूसरा है प्रोड्यूसर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जिसको आई से डिनोट करते हैं। तीसरा है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जिसको जी से डिनोट करते हैं। और चौथा है नेट एक्सपोर्ट, और ये प्राप्त किया जाता है एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट से, और इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एक्स माइनस एम। यहाँ एक चीज़ विशेष ध्यान रखने की है आपके लिए, और वो ये है कि जो प्रोड्यूसर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है उसमें गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर शामिल, जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होता है वो शामिल नहीं होता है। वो किस में शामिल होता है, गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर वो जी में शामिल होता है। इसमें दोनों तरह का एक्सपेंडिचर शामिल होता है गवर्नमेंट का, चाहे वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो उसका, या वो क्या हो, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हो। तो हम लोग इसके बारे में समझते हैं कि जो प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है उसका क्या मतलब है। प्राइवेट या इसी को बोलते हैं हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर रिफर्स टू द टोटल एक्सपेंडिचर इंक्लूड बाई हाउस होल्ड ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विस ड्यूरिंग इन अकाउंटिंग ईयर। तो इसका मतलब है कि जो हाउस होल्ड सेक्टर है, परिवार क्षेत्र है, उसके द्वारा एक लेखा वर्ष में, एक अकाउंटिंग ईयर के दौरान कितना जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विस हैं उन पर खर्च करने की का प्लान बनाया जा रहा है, खर्च करने की योजना बनाई जा रही है। यहाँ एक चीज़ ध्यान देने की है कि जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो कितना खर्च करेगा, वो ये निर्भर करता है डिस्पोजेबल इनकम पर, जो उसकी व्यय योग्य आय होती है उस पर, और इसी के साथ साथ ये भी निर्भर करता है कि वो कितना बचत कर पाएगा, वो भी किस पर निर्भर करता है, डिस्पोजेबल इनकम पर। और जो डिस्पोजेबल इनकम का मतलब है कि यहाँ पर परिवार क्षेत्र के पास खर्च और बचाने के लिए कितनी आय है। और अगला जो कंपोनेंट है उसको समझते हैं प्रोड्यूसर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, या इसी को बोलेंगे फर्म के द्वारा जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर किया जाता है वो। तो इसको समझते हैं प्रोड्यूसर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर रिफर्स टू द टोटल एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय ऑल प्राइवेट फर्म्स ऑन कैपिटल गुड्स। तो जो सभी निजी फर्म्स होती हैं उनके द्वारा कैपिटल गुड्स पर एक अकाउंटिंग ईयर के दौरान कितना खर्च करने की योजना बनाई जा रही है उससे है। और यहाँ पर जो यहाँ प्राइवेट गुड्स में या उनके इसके एक्सपेंडिचर में हम शामिल करेंगे जो भी मशीनरी हुई, इमारतें हुई, और भी इसके साथ साथ जो चेंज इन इन्वेंट्री है वो ही, तो इनको हम लोग शामिल करते हैं प्रोड्यूसर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में। अब अगला कंपोनेंट है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, तो इसके बारे में जानते हैं। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर रिफर्स टू द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय गवर्नमेंट ऑन कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स टू सेटिस्फाई द कॉमन नीड ऑफ द कंट्री। तो जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होता है, सरकारी व्यय होता है, उसका मुख्य ध्येय होता है कि जो सामान्य कॉमन नीड हैं इकोनॉमी की उनको पूरा करना। तो ये 2 तरह से किया जाता है।
एक है तो इन्वेस्टमेंट के रूप में, जैसे पुल और रोड वगैरह बनाए जा रहे हैं तो इस तरह का इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होगा सरकार का, अगर सरकार के द्वारा बनाए जा रहे हैं और खर्च किया जा रहा है तो। और इसके साथ साथ अगर जो सेना है या लॉ एंड ऑर्डर है, हेल्थ है, एजुकेशन है, इन पर खर्च किया जा रहा है तो इस तरह का जो खर्च होता है वो उपभोग जो उपभोग वाला खर्च है, उपभोग व्यय है, वो कहलाता है किसका? सरकार का। तो इन दोनों को शामिल करते हैं हम लोग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में। अब बात करते हैं अगले कंपोनेंट की इसकी, तो इसमें शामिल है नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट पता किया जाता है एक्स माइनस एम। एक्स का मतलब है एक्सपोर्ट और एम का मतलब यहाँ क्या है? बिल्कुल सही, एम, इम्पोर्ट। तो एक्स का मतलब होता है कि हमारी जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं, हमारी गुड्स हैं, उनको कौन परचेज करना चाह रहा है? बिल्कुल सही, जो भी हमारी इकोनॉमी के अलावा बाकी इकोनॉमी है विश्व की, वो खरीदना चाह रही हैं, तो हमारी इकोनॉमी की डिमांड बढ़ती है। तो इसमें हम लोग एग्रीगेट जो डिमांड है उसमें प्लस करते हैं, जबकि इम्पोर्ट को हम लोग माइनस करते हैं। इम्पोर्ट को माइनस क्यों करते हैं? क्योंकि हमारी इकोनॉमी की डिमांड उससे क्रिएट नहीं होती, वो दूसरी इकोनॉमी की जो गुड्स एंड सर्विस हैं उनकी डिमांड क्रिएट होती है। इसलिए जो नेट एक्सपोर्ट होता है वो हम लोगों के यहाँ की जो वस्तुओं की डिमांड विश्व द्वारा की जा रही है उससे हम माइनस कर देते हैं जो हमारे द्वारा विश्व के जो अन्य देश हैं उनकी वस्तुओं की मांग की जा रही है उसको। तो जो प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है? नेट एक्सपोर्ट। तो ये क्या ये बताता है? नेट एक्सपोर्ट रिफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। तो जो अंतर है एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट में, उसी को कहते हैं नेट एक्सपोर्ट। तो इसको भी हम लोग शामिल करते हैं किसमें? एग्रीगेट जो भी डिमांड है उसमें। तो इस प्रकार से हम पता कर सकते हैं एग्रीगेट डिमांड को। तो एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू प्राइवेट हाउस होल्ड, जिसे बोलते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस प्रोड्यूसर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं या लिखते हैं। इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? AD इक्वल टू C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। ये अभी हम लोगों ने जाना, ये ओपन इकोनॉमी में जाना जब गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है साथ ही साथ। यहाँ पर अब हम टू सेक्टर में देखते हैं कि टू सेक्टर में कौन कौन से कंपोनेंट रहेंगे। तो टू सेक्टर में अगर जो गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व नहीं है इकोनॉमी में और ना ही जो एक्सटर्नल सेक्टर है वो भी नहीं है, तो ये दोनों सेक्टर हट जाएंगे। तो केवल क्या बचेंगे? बिल्कुल सही, जो भी हाउस होल्ड सेक्टर है वो और फर्म सेक्टर है वो। तो यहाँ पर AD किसके बराबर हो जाएगा? C प्लस I के बराबर हो जाएगा। और इसी को ध्यान में रखकर हमें ये जो संबंधित यूनिट है उसको पढ़ना है। लेकिन आप एक चीज़ याद रखेंगे, जो कंपोनेंट अगर आपसे पूछा जाता है तो उसमें आप कंपोनेंट ओपन इकोनॉमी के संदर्भ में चारों को लिखेंगे। अगर क्लोज इकोनॉमी के पूछे जाते हैं तो आप C प्लस I भी लिखेंगे। अगर गवर्नमेंट इन्वॉल्व है याद रखेंगे तो उसमें 3 सेक्टर हो जाएगी और क्या होगी? C प्लस I प्लस G होगी। अगर गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं है इकोनॉमी में तो फिर C प्लस I ही होगी, यानी 2 सेक्टर इकोनॉमी होगी। तो यहाँ पर और आगे हम लोग देख लेते हैं। अब इसी 2 सेक्टर इकोनॉमी को समझ लेते हैं जल्दी से। कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड AD इन क्लोज्ड इकोनॉमी के संदर्भ में तो क्या रहेंगे इसमें दोनों? प्राइवेट, इसी को हाउस होल्ड सेक्टर भी बोलते हैं, इसका मतलब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर रहेगा, और प्रोड्यूसर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर रहेगा। इन दोनों सेक्टर के बराबर 2 सेक्टर इकोनॉमी रहेगी। अब हमें समझना है बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट डिमांड, यानी जो समग्र पूर्ति हो उसका कैसा व्यवहार रहता है। तो हम लोगों ने जाना कि जो खर्च है एक इकोनॉमी में एक अकाउंटिंग ईयर के द्वारा उसकी योजना बनाई जा रही है, वही क्या होती है? एग्रीगेट डिमांड होती है। तो यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड का आशय हुआ कि एग्रीगेट एक्सपेंडिचर से, तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर से यहाँ मतलब हुआ। तो हमें ये 2 पॉइंट से सबसे पहले समझने हैं, और वो क्या है? एग्रीगेट डिमांड डिपेंड अपॉन द लेवल ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी। जो भी एग्रीगेट डिमांड है वो किसके से प्रभावित होती है, निर्भर रहती है किसके ऊपर? बिल्कुल सही, जो इनकम का लेवल होता है इकोनॉमी उस पर निर्भर रहती है। और दूसरा जो पॉइंट है हमारा वो है पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड द लेवल ऑफ एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी। तो यहाँ पर सकारात्मक संबंध है किसके बीच में? जो भी इनकम है, इकोनॉमी की इनकम है, और जो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है वो उसके बीच में। यानी अगर इनकम बढ़ रही है तो एक्सपेंडिचर जो है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा, अगर इनकम कम हो रही तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर भी कम होगा। और यहाँ हम लोगों ने बात की कि जो AD है वही क्या है? एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है, क्योंकि खर्च ही क्या होती है? एग्रीगेट इनकम। हम लोगों ने अभी डिफिनेशन में भी जाना। हमें एक चीज़ और समझना है, और वो ये है कि किसी वस्तु की जो बाज़ार मांग होती है, मार्केट डिमांड होती है,
यहाँ वो अलग चीज़ होती है और उसको आप कभी भी एग्रीगेट डिमांड से समानता मत स्थापित करिएगा, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है जो भी इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विस हैं उन सभी की डिमांड से होता है, जबकि जो मार्केट डिमांड होती है वो किसी एक वस्तु की डिमांड होती है। तो इस प्रकार से हमारे कुछ ऑब्जर्वेशन निकल के आते हैं, कुछ हम लोगों ने जो भी अभी तक समझा उसके बारे में कुछ पॉइंट देखते हैं। तो एक जाना कि जो एग्रीगेट डिमांड है वो एक्सपेंडिचर से मतलब रखती है, उसे फिजिकल जो भी आउटपुट वगैरह उससे अभी लेना देना नहीं है। और इसके साथ साथ मार्केट डिमांड और जो एग्रीगेट डिमांड है वो अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, और साथ ही साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप रहता है किसके साथ, बिल्कुल सही, इनकम के साथ, किसका, एग्रीगेट डिमांड का। और जो कंजम्पशन होता है इकोनॉमी में उसका किसके साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप रहता है, वो इनकम के साथ रहता है। इसका मतलब ये है कि अगर इनकम बढ़ रही है तो एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ेगी और जो कंजम्पशन होता है वो भी इकोनॉमी में बढ़ेगा। टेबल के माध्यम से हम इसके व्यवहार को समझने की कोशिश करते हैं, समझते हैं। ये आप देख सकते हैं टेबल में पहले कॉलम में इनकम शो की है, दूसरे में कंजम्पशन, तीसरे में इन्वेस्टमेंट और चौथे कॉलम में क्या है, एग्रीगेट डिमांड, या इसी को बोलेंगे प्लान्ड एक्सपेंडिचर। हमने यहाँ देखते हैं कि इनकम लेवल 0 है, फिर भी जो कंजम्पशन है वो 60 के बराबर है, और हम लोगों यहाँ सुविधा के लिए जो भी इन्वेस्टमेंट है उसको क्या मान लिया गया है, ऑटोनोमस। ऑटोनोमस का मतलब है यहाँ पर कि वो इनकम लेवल से स्वतंत्र है। इनकम लेवल कुछ भी हो जाए, चाहे ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट है वो उतना ही रहेगा। तो हर लेवल पे इनकम के क्या रहेगा, ये कांस्टेंट रहेगा। पहले आपके कॉलम में इनकम का लेवल दिया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनकम का लेवल क्या हो रहा है, यहाँ पर बढ़ रहा है लगातार। तो लेकिन इन्वेस्टमेंट जितना था पहले उतना ही बना हुआ है, यानी कांस्टेंट है। तो यहाँ पर जो जीरो इनकम पे कंजम्पशन 60 है, ये किस तरह का कंजम्पशन है, ये ऑटोनोमस कंजम्पशन है। यानी इकोनॉमी में कुछ ना कुछ कंजम्पशन रहता ही है, भलाई जो भी इनकम है इकोनॉमी की वो जीरो हो जाए। क्यों? क्योंकि लोगों को जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ तो खरीदना ही पड़ता है। इसकी वजह से कंजम्पशन कभी भी इकोनॉमी में जीरो नहीं रहता है, और जितना भी जीरो इनकम पर कंजम्पशन होता है वो ऑटोनोमस कंजम्पशन कहलाता है। अब हम लोग इसको समझते हैं इस टेबल को। यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ही इनकम का लेवल बढ़ जाता है, ये कितने से 0 से 100 पहुँच जाता है, कंजम्पशन भी बढ़ जाता है और वो 60 से 130 के बराबर हो जाता है। और यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट है वो हायर इनकम के लेवल पे समान रहेगा, 30 का 30 ही रहता है। और यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड, ऐसी को बोलते हैं प्लान्ड एक्सपेंडिचर, वो कितना है, पहले 90 था, क्योंकि इन दोनों के ऐड के बराबर होता है। ये आप देख सकते हैं कि ईडी का जो फॉर्मूला है C+I है, तो ये C है और ये I है, तो इन दोनों को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं इन दोनों को। बिल्कुल सही, यहाँ पर ऐड करेंगे तो ये क्या प्राप्त हो जाएगा, AD प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शुरुआत में इनकम लेवल से क्या ज़्यादा है, एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है, खर्च ज़्यादा है। और जो ऑटोनोमस जो खर्च है, ऑटोनोमस कंजम्पशन वाला, वो व्यक्ति अगर उसकी इनकम 0 है तो आप पूछ सकते हैं कि वो कहाँ से करेगा, उसकी तो इनकम ही नहीं है। तो वो कर सकता है कि उसके पास कुछ संपत्ति होगी, उसको बेच के कर सकता है, या दूसरों से बोरिंग करके या उधार लेके कर सकता है, या फिर वो कर सकता है जो भी उसके पास संपत्ति है, बिल्कुल सही, उसको बेच के तो करेगा ही, या फिर उसके पास पुरानी सेविंग है उससे भी वो कर सकता है। तो यहाँ पर वो इस प्रकार से ऑटोनोमस कंजम्पशन कर सकता है। अब हम लोग देखते हैं कि 100 लेवल पर ये तीनों बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर आप इनकम भी बढ़ रहा है, कंजम्पशन भी बढ़ रहा है, और क्या बढ़ रहा है, बिल्कुल सही, एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही है। लेकिन क्या नहीं चेंज हो रहा है, यहाँ इन्वेस्टमेंट चेंज नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोगों ने पहले ही बात कर ली है कि इनकम के साथ जो कंजम्पशन है और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, और उसका कैसा रिलेशनशिप होता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। इसका मतलब है ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा और ये भी बढ़ेगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान देने की है कि यहाँ पर कंजम्पशन का इनकम के साथ समान रेशियो के साथ संबंध नहीं है, यानी अनुपातिक संबंध नहीं है कि जितना रेट से इनकम बढ़ेगी उतनी ही रेट से क्या बढ़े, कंजम्पशन बढ़े, वो उससे कम रेट से बढ़ रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं क्यों, क्योंकि एक लेवल के बाद जो भी व्यक्ति होता है वो कुछ
अपनी इनकम का हिस्सा बचाने लगता है, सेव करने लगता है, जिसकी वजह से जितनी तेज़ी से इनकम बढ़ती है उतनी तेज़ी से कंजम्पशन नहीं बढ़ता है। आप देखते हैं कि इनकम 100 से 200 हो जाती है, लेकिन जो कंजम्पशन है उसमें केवल कितने की वृद्धि होती है, 70 के बराबर, और ये 130 से कितने के बराबर हो जाता है, 200 के बराबर। और इन दोनों के जोड़ के बराबर क्या होता है, बिल्कुल सही, ये होता है ईडी होता है। और आगे देखते हैं यहाँ 100 बढ़ जाता है तो यहाँ 70 बढ़ रहा है, और यहाँ पर इन दोनों को जोड़ देते हैं तो 300 के बराबर क्या हो जाती है, बिल्कुल सही, ये हो जाती है आपकी एग्रीगेट डिमांड। तो इस प्रकार से हम यहाँ टेबल के माध्यम से देख सक रहे हैं कि 100 के लेवल में इनकम बढ़ रही है हर स्टेप में, और जो कंजम्पशन है वो 70 के से बढ़ रहा है, हर बार 70 करोड़ के बराबर, क्योंकि जो अमाउंट दिया हुआ है इस टेबल में वो करोड़ में दिया है, तो हर बार 70 करोड़ बढ़ जा रहा है। और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट 30 करोड़ ही रह रहा है हर लेवल पे। और जो एग्रीगेट डिमांड है वो भी बढ़ती जा रही है, किसके बराबर होती है वो, बिल्कुल सही, जो भी कंजम्पशन है और इन्वेस्टमेंट है उसके बराबर। तो इस प्रकार से हमने देखा। और एक चीज़ हमें देखने को मिली यहाँ पर, और वो ये है कि शुरुआत में एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा थी, यहाँ पर देखिए यहाँ तक, और इसके बाद ये दोनों बराबर हो जाती हैं 300 करोड़ के लेवल पर, और उसके बाद इनकम तेज़ी से बढ़ जाती है, लेकिन एग्रीगेट डिमांड उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ती और वो पीछे रह जाती है, बढ़ रही है लेकिन उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रही ही है। तो यहाँ पर जो भी आपका चौथा लेवल दिया हुआ है इनकम का, उसमें दोनों क्या हैं, एग्रीगेट डिमांड और इनकम आपस में बराबर हैं। और वो इसलिए नहीं बढ़ रही क्योंकि इसके बाद आप देख सकते हैं 300 के बाद इसलिए एग्रीगेट डिमांड पीछे रह गई है। क्यों? क्योंकि बिल्कुल सही, सेविंग लोग करने लगे हैं, तो कुछ इनकम का हिस्सा सेविंग में जा रहा है, इसलिए वो एडी पीछे रह गई है। इसी को हम लोग डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं, और वो आप स्क्रीन पर डायग्राम को देख सकते हैं। यहाँ पर ये आप देख रहे हैं कि जो इनकम है वो एक्स एक्सिस पे शो की गई है, और वाई एक्सिस पे जो एग्रीगेट डिमांड है, या इसी को बोलते हैं एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, उसको शो किया गया। और एग्रीगेट डिमांड किससे मिलके बनती है उसको शो किया गया, किसको, बिल्कुल सही, C+I को शो किया गया है। हाँ, आप देख सकते हैं कि जो ये O से M के तक जो है वो किसको शो कर रहा है, ऑटोनोमस कंजम्पशन को, यानी इनकम यहाँ 0 है, देख सकते हैं आप, फिर भी जो कंजम्पशन कर्व है वो थोड़े वाई एक्सिस पे ऊंचाई से शुरू हो रहा है, तो ये किसके बराबर है, ये ऑटोनोमस कंजम्पशन के बराबर। और हमारी जो टेबल में थी वो कितने करोड़ के बराबर थी, वो थी 60 करोड़ के बराबर। और यहाँ पर जो आई है वो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट को शो कर रहा है, और उसका मतलब है कि इनकम से उसका कोई लेना देना नहीं, इनकम कितनी भी रहे ये अपने आप बिल्कुल एक ही लेवल पर रहता है इनकम के हर जगह। तो ये एक पैरेलल लाइन है किसके, बिल्कुल सही, एक्स एक्सेस के। और हम बात करते हैं एडी की, तो एडी जो कंजम्पशन कर्व है उससे ऊपर से शुरू होती है वाई एक्सिस पर, और उसका कारण क्या है, क्योंकि इसमें एडी में सी तो ऐड है ही, उसके साथ साथ क्या भी ऐड है, जुड़ा हुआ है, जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है वो भी जुड़ा हुआ है। यानी एडी का जो फॉर्मूला C+I, तो यहाँ से स्टार्ट हो रही है। क्यों? क्योंकि सी तो जुड़ा ही है इसमें, और किसको भी जोड़ा गया है, इन्वेस्टमेंट आएगी, इसको भी जोड़ा, तो जो यहाँ अंतर हमेशा ये समान रहेगा हर लेवल पे। क्यों? क्योंकि यहाँ एक किसके भी के बराबर है ये अंतर, ये है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट के बराबर। तो इस प्रकार से हम लोगों ने डायग्राम के माध्यम से भी इस कर्व को समझा, और हम लोगों ने ये भी देखा कि जो कंजम्पशन कर्व है उसका स्लोप किस तरह का है, अपवर्ड है। वो इसलिए है क्योंकि इनकम जितनी बढ़ रही है, ये इनकम लेवल लगातार बढ़ रहा है इधर की तरफ, तो ये भी ऊंचाई की तरफ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और यहाँ पर एडी का भी वाई के साथ कैसा रिलेशनशिप देखने को मिल रहा है, पॉजिटिव, और ये भी अपवर्ड है। यहाँ पर ये देखिए, जितना इनकम बढ़ती जाए उतना ही एडी बढ़ता है। लेकिन ये एक चीज़ याद रखेंगे कि जितने रेट से इनकम बढ़ रही होगी उतने रेट से ये दोनों नहीं बढ़ रहे हैं, उसकी तुलना में कम रेट से बढ़ रहे हैं। और वो इसलिए क्योंकि इनकम का एक लेवल के बाद कुछ हिस्सा क्या किया जाने लगता है, वो बचाया जाने लगता है। अब हम लोग जो भी अभी हमने समझा उसके और पॉइंट देखते हैं इसी से संबंधित, इम्पोर्टेंट पॉइंट अबाउट एग्रीगेट डिमांड। हम लोगों ने जो समझा उसके से ये पॉइंट निकल के आते हैं। और पहला पॉइंट है एडी इक्वल टू C+I। जो एडी होता है वो किसके बराबर होता है, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट के बराबर, क्योंकि हम लोग जो भी ये थ्योरी पढ़ रहे हैं वो 2 सेक्टर इकोनॉमी के संदर्भ में पढ़ रहे हैं। अब दूसरा है पॉजिटिव कंजम्पशन इवन व्हेन इनकम लेवल इज 0। पॉजिटिव कंजम्पशन रहता है भलाई क्या हो, आय का स्तर शून्य हो, इसलिए क्योंकि जीवित रहने के लिए लोगों को कुछ ना कुछ जो भी कम्युनिटी है उसको यूज करना होता है, खाना होता है। तीसरा है
अपवर्ड स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व इसलिए है क्योंकि इनकम बढ़ेगी, लोग खर्च भी करने लगते हैं, लेकिन खर्च तो करेंगे लेकिन जितनी इनकम बढ़ती है एक लेवल के बाद उतना खर्च का जो लेवल है वो उतना नहीं बढ़ता है। अगला है स्लोप ऑफ ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कर्व। तो इन्वेस्टमेंट है जो हमारे डायग्राम में हमारी टेबल में वो किस तरह का ऑटोनोमस है, इसलिए वो जो आप कर्व देख सकते हैं वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, यानी कांस्टेंट है, उसका स्लोप है वो भी एक्स एक्सिस के साथ जा रहा है, इसका मतलब कांस्टेंट है और वो उसका इनकम से कोई लेना देना नहीं है। अगला है 5वां पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड कर्व। तो एक जो भी एडी कर्व का स्टार्टिंग पॉइंट है वो ओरिजिन पॉइंट ना होकर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वाई एक्सिस से, कंजम्पशन कर्व जहाँ से स्टार्ट हो रहा है उससे भी ऊपर, और वो कितने की गैप के बराबर ऊपर हो रहा है, बिल्कुल सही, जितना अमाउंट में क्या है इन्वेस्टमेंट जो है वो है उसके बराबर है। तो इन्वेस्टमेंट कितना है 30 है और ऑटोनोमस कंजम्पशन कितना है 60 है, तो दोनों मिलाकर 90 के बराबर से वो 90 करोड़ है जहाँ, वहाँ से ये एडी है वो स्टार्ट हो रहा है। अब अगला है स्टार्टिंग पॉइंट है, अगला है पॉजिटिव स्लोप ऑफ एग्रीगेट डिमांड कर्व। यहाँ पर जो भी हमारा डायग्राम बना एग्रीगेट डिमांड कर्व का कर्व बना वो पॉजिटिव स्लोप वाला है। क्यों है, क्योंकि इनकम बढ़ती है तो वो भी जो एग्रीगेट डिमांड है वो भी बढ़ती है, और इनकम कम होती है तो वो एग्रीगेट डिमांड भी कम होती है। धन्यवाद।